के लंच टाइम में हम सभी स्टॉफ के साथ गपशप कर रहे थे कि अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, मैडम प्लीज़ यहाँ विटनेस में आपके साइन की ज़रूरत थी। दरअसल मैंने यहाँ पीजीटी यानी मैथ्स के रूप में ज्वाइन किया है। बैंक में अकाउंट के लिए बैंक वाले एक विटनेस मांग रहे हैं। मुझे उसके बोलने का लहजा पहनावा बहुत अपने जैसा लगा। पेपर मेरे सामने था, मैंने नहीं कर सकी। फॉर्म पर हल्के से नज़र डाली। इंद्रेश बरेली, ओह तो महाशय बरेली से हैं। यह बुदबुदाने के साथ साइन कर फॉर्म दे दिया। सर ने थैंक यू कहा और मुस्कुराकर चले गए। उनके मुड़ते ही एक जोरदार ठहाका लगा, क्योंकि इंद्रेश जी ने क्या राशि देखकर तुम्हारे साइन मांगे या फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। उन्होंने तो आगे बढ़ाया था पेपर। अब वह मैं सामने पड़ गई तो वह क्या करती या मैं क्या करती। मैंने कहा तो इतनी जल्दी पेपर फेवर भी होने लगा। दूसरी टीचर साथी ने कहा। टन टन तभी घंटी बज गई। हम सभी अपने अपने क्लास में चले गए, लेकिन मैं क्लास में जाकर भी क्लास में नहीं पहुंच सकी। गले में मफलर, पैंट, हाँ ये तो हमारे यहाँ जैसा ही है। ओह, मिट्टी, पानी और बोली में इतनी ताकत होती है कि आदमी 10 की भीड़ में भी अपनों को पहचान लेता है। पर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैंने साइन तो कर दिए हैं, पर क्या, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने ऐसा क्या सोचकर अपने को झटका, पर विचारों की श्रृंखला हटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि एक बच्चे ने कहा, मैडम क्लास ओवर हो गई है। मैंने अपने शरीर को एक क्लास से ढकेलकर दूसरे क्लास में पहुंचा दिया। पूरा दिन इसी उधेड़ बुनेड़ में निकल गया। अगले दिन सुबह जब असेंबली के लिए सारे टीचर्स बच्चों के सामने खड़े थे, मेरी आंखें गेट पर लगी थीं। सामने से मुझे इंद्रेश सर जी तेजी से, कुछ शर्माए घबराए, शांत और कुछ मुस्कुराए हुए आते हुए दिखाई दिए। मैंने कनखियों से उन्हें देखा। वे मुझसे कुछ दूरी पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे नमस्ते की तो मुझे अपने शहर की हवा चलती महसूस हुई। 2-3 दिन बाद उनका अकाउंट खुल गया। वे मुझे धन्यवाद देने मेरे पास आए। तब पता चला उनके बारे में थोड़ा बहुत। मैं उस प्रदेश में 4 साल से रह रही थी। नौकरी के दौरान मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे, पर फिर भी आज पहली बार उन सबको पीछे छोड़कर आखिर यह कौन था जिसको लेकर मैं सोचने लगी थी। वरना मेरा कमरा, मेरा मोबाइल, मेरी डायरी, इसके सिवा मैं किसी को अपनी कीमती वक्त देना पसंद नहीं करती थी। आंखें नीची कर तेज चाल से जाने वाली मैं अब सड़कों पर किसी के साथ इंतजार करने लगी थी। 3 महीने हो गए सर को ज्वाइन किए हुए। अब हमारे बीच नियमित कुछ न कुछ बातों का आदान प्रदान होने लगा था। मैं छोटी मोटी चीज़ें बाजार से सर के साथ द्वारा मंगा लेती थी। वे चीज़ें देने के बहाने मेरे यहाँ आ जाया करते थे। हम चाय पीते हुए घर पर थोड़ी देर गपशप कर लिया करते थे। वे बहुत कम बोलते थे। दरअसल वे मैथ्स के टीचर थे, मैं संगीत की। मुझे लिखने पढ़ने में थोड़ी रुचि थी, इसलिए मेरा अभिव्यक्ति पक्ष थोड़ा मजबूत था। हम एक दूसरे को सर और मैडम कहकर ही संबोधित करते थे। वैसे तो मैंने सपनों में किसी राजकुमार को नहीं देखा था, फिर भी मुझे बोलने वाले बिंदास लोग ही पसंद आते थे। पर फिर भी ना जाने क्यों मैं सर से मिलने, उनसे बात करने के बाद उनकी छोटी मोटी बातों को सोच कर खुश होने लगी थी। वे मेरी ज़िंदगी में बिना हट किए दबे पांव प्रवेश कर चुके थे। मैं उनकी तरफ खींचने लगी थी। मैं जितनी बातूनी, चंचल, हंसमुख, वे उतनी शांत, सौम्य, गंभीर। अब उनकी मैथ की क्लास में प्लस और माइनस का क्या रिजल्ट होता है, मैं जानना चाहती थी। एक दिन हम दोनों मेरे कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। तब मैंने कहा कि कितने शांत हैं यह पहाड़, बिल्कुल आपकी तरह। मन करता है कि शांति के साथ हम देर तक यहीं बैठकर चाय पीते रहें। मैं अपनी बात ख़त्म ही न कर पाई थी कि वे बीच में ही बोल पड़े, यदि ज़्यादा देर तक चाय पीनी है तो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। यह बात उनके मुंह से सुनकर मैं अवाक रह गई। वैसे तो हम पहाड़ों पर रहते थे, हमारा कॉलेज घाटी में था। हम दोनों ऐसे व्यवसाय से जुड़े थे कि उस जगह हम कहीं भी साथ साथ नहीं जा सकते थे। मैंने हंसते हुए कहा, कहाँ चलेंगे हम, यहाँ तो पहाड़ों के अलावा कुछ ही नहीं। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, पहाड़ों की ही तो ज़रूरत है। पहाड़ी से तुम्हें मांगना चाहता हूँ, इसलिए तो मेरा मन भावनाओं के अथाह सागर में गोते खाने लगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। उनकी चंद अभिव्यक्तियों ने मुझे उनकी दीवानी बना दिया। जो मन में था वह बाहर आने लगा था। प्रेम परवान चढ़ने लगा। वक्त तेजी से दौड़ रहा था। मैडम, बड़े सर ने बुलाया है, चपरासी क्लास में कहने आया।
मैं तेजी से अपना बैग उठाकर प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची। जी सर, मैंने कहा। हाँ मैडम, आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, आपको देहरादून मिल गया है, बधाई हो। प्रिंसिपल सर ने कहा। मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। मैं लगभग बुदबुदाई। जी सर ने कहा। नहीं, कुछ नहीं सर, अब कब ज्वाइन करना है, मैंने पूछा। विद द ए वीक, वे बोले। मैंने तेज़ी से अपना शरीर स्टाफ रूम की तरफ ढकेला। टन टन की छुट्टी की आवाज़ आई। मैं किसी से मिले बिना चुपचाप घर चली गई। तो क्या ज़िंदगी का एक अध्याय यही ख़त्म हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहती। मैं अभी एक एप्लीकेशन लिखती हूँ। तभी अचानक फ़ोन की घंटी से मैं स्वयं से बाहर निकली। हेलो। हाँ बेटा, मैंने नेट पर देखा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है। अब तुम घर कब आ रही जाओगी? चलो अच्छा हुआ, मन बहुत परेशान रहता था, तुम्हें अकेला छोड़ तो रखा था, पर पापा बोलते जा रहे थे, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने इस घटना के 2 दिन तक कॉलेज नहीं गई। तीसरे दिन सर कुछ परेशान से घर आ गए। बोले, क्या बात है मैडम, कॉलेज क्यों नहीं आई? 4 दिन बाद तो आप वैसे भी जा रही हैं, फिर तो आपको देख नहीं पाएंगे। मैं फपक कर उनसे लिपट गई। उन्होंने मुझे अपने से अलग करते कहा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता, पर यह तो बताओ आप क्यों रो रही हैं? मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। क्या आप नहीं जानते? नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? तुमने तो रिक्वेस्ट की थी। हाँ, पर तब कुछ और बात थी, अब बात कुछ और है। तो सब कुछ मुझसे ही कहलवाना चाहते हैं। जैसे आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वैसे भी मैं भी। कहते हुए मेरी आंखें फिर भर आईं। मेरी बात सुनकर वे हंसे। आपको हंसी आ रही है? मैं देहरादून नहीं जाऊंगी, मैं लगभग चीखती हुई बोली। तो तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं शायद, पर विश्वास के बिना तो प्यार भी पूर्ण नहीं होता। उन्होंने कहा तो मैं कुछ नहीं बोली। 4 दिन बाद पापा आ गए। मैं अपना सामान पैक करके जाने को तैयार हो गई। भीगी पलकों से स्टाफ को विदाई दी। सभी बस स्टैंड तक छोड़ने आए। सर भी आए। मुझे मन ही मन ऐसा लगा जैसे मैं अपनी भावनाओं के हाथों छलीज गई हूँ। सर के चेहरे पर सामान्य भाव थे। तो क्या उन्हें मेरे अलग होने का दुख नहीं हुआ? रास्ते पर इसी ऊहापोह में मेरा श्रीनगर से देहरादून का सफ़र तय हो गया। मैंने नया कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मेरे नए कॉलेज में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैंने कॉलेज जाती और आ जाती, न किसी से बोलना न बतियाना। 1 सप्ताह के बाद जब छुट्टी की घंटी बजी, मैं कॉलेज से बाहर निकली तो सर सामने खड़े थे। मैं ठिठक गई। अरे आप, मैंने कहा। क्यों, भूल गई या आश्चर्य हुआ? उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, पर आप यहाँ कैसे? तो मैं हमेशा के लिए अपना बनाने को आया हूँ। उनकी इस बात से मैं हतप्रभ रह गई। कल मम्मी पापा तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ रहे हैं। ज़रा सच संवर कर उनके सामने जाना, और हाँ, बोलना थोड़ा कम। मैं शर्मा गई। फिर हमने बाहर जाकर चाय पी। और कॉलेज में सब ठीक है? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे आने के बाद कॉलेज नहीं गया यो समझो कि जाने का मन ही नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ बाबा से अपने मन की बात बताकर बड़ी मुश्किल से तुम्हें देखने को राजी कर सका हूँ। वे थोड़े परंपरावादी हैं, पर तुम चिंता मत करो। मैं सही परंपराओं के निर्बंध पर विश्वास करता हूँ और गलत का सख्त विरोध करता हूँ। वैसे अंदर की बात यह है कि मेरी बहन नंदिनी को तुम बहुत पसंद हो। उसने मम्मी को समझाकर तैयार कर लिया है। फिर भी आगे का खेल तुम्हारे हाथ में है। मैंने सर को इतना बोलते हुए और इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वे हमेशा मुझे गंभीर शांत से ही दिखे थे, पर हाँ, मैं नर्वस ज़रूर थी। आप कमज़ोर लग रहे हैं, मैंने कहा, पर उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बिना कहे भी उनकी आंखों में बहुत कुछ कह दिया। उनकी आंखें भीगी थीं। मैं कितनी गलत थी जो सोचती थी कि मैं चली गई। ये वापस घर चले गए। मैंने माँ को डरते डरते घर जाकर यह बात बताई। माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझ पर उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने कोई नकारात्मक बात नहीं कही और अगले ही दिन तैयारी में जुट गए। मैंने सर की पसंदीदा रंग की साड़ी पहनी। चाय लेकर जब मैं कमरे में पहुंची तो सर के मम्मी पापा के साथ नंदिनी भी थी। मुझे आश्चर्य हुआ यह देखकर कि मैंने नंदिनी के इससे पहले कई बार बात की थी। वह उछल पड़ी। मैं शर्मा गई। मुझे माहौल थोड़ा भारी सा लगा। ना तो मम्मी पापा ने ही उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की और ना ही उन्होंने ही ज़्यादा बात की। उनकी माँ ने मुझसे भी बस यही पूछा कि कभी बरेली अपने घर पर गई हो। मैंने हंसकर कह दिया कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है, इसलिए पापा हमें वहाँ कभी भी नहीं ले गए।
बस सर की बहन की बातें करती रहती थी। उनके जाने के बाद माँ ने कुछ परेशान होते हुए कहा, साड़ी उतार दो और मन में पल रहे प्रेम को मार दो, क्योंकि यह रिश्ता नहीं हो सकेगा। मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या था जो माँ को पसंद नहीं आया। मैंने झुंझलाते हुए कहा, क्यों? क्योंकि वे हमारे परिवार को पसंद नहीं करेंगे, जवाब पापा ने दिया था। मैं पापा की तरफ मुड़ी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 25 साल पहले ही कह दिया था, जब उन्होंने हमारे चाचा के बारे में तुम्हारी चाची से अंतर्जातीय विवाह किया था। तुम्हारी चाची एक ऐसी जाति से हैं जिसे अपने समाज से तिरस्कृत किया है। चाचा जी तो चाची से शादी करके विदेश चले गए, पर हमारे परिवार का हुक्म का पानी अपनी जाति वालों ने बंद कर दिया। हम माँ और पिताजी को लेकर देहरादून आ गए। तब से हम बरेली लौटकर नहीं गए, अपनों से दूर, अपनी मिट्टी से दूर, अपने रिश्तों से दूर। माँ इसी गम को लिए साल भर के भीतर चली बसी, और पिताजी उनके 5 साल बाद न चाची को फिर कभी दोबारा देखा और न अपना घर। पापा ने लंबी सांस ली। माँ ने पापा के कंधे को पकड़ लिया। पापा इन चंद लम्हों में मुझे बूढ़े दिखाई देने लगे। मैं झल्लाई, हुक्का पानी बंद। पर पापा, यह तो अब ब्लैक एंड वाइट मूवी की स्टोरी जैसा लगता है। पापा, इंटरनेट का ज़माना है, लोग दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाने की सोच रहे हैं। क्या आज भी 25 साल पुरानी बातें मायने रखती हैं? यह आपका पूर्णाग्रह है, आप परेशान न हों। देखना, कल का हाँ में फ़ोन ज़रूर आएगा। पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदलाव की बयान पर ज़रूर है, पर सबको छू नहीं पा रही है। तुम नहीं जानती, आज भी अप टू डेट दिखने वाले भी वैसे ही अनपढ़ हैं जैसे पहले थे। आज भी हम हर जाति के साथ अपना लंच शेयर नहीं करते। मैंने तो अपने स्कूल में देखा है, बच्चों का एक समूह आज भी दीवार से चिपककर ज़मीन पर बैठकर चुपचाप खाना खा लेता। यह जाति और छुआछूत की समस्या सदियों से चली आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, जब तक इस देश के युवा स्वयं कोई ठोस कदम नहीं उठाते। हमें ठोस कदम के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे चाचा की कुछ बातों से सहमत नहीं। उसे शादी के वहीं रहना था। यदि हम तो होते तो उसका विरोध को आसानी से झेल लेते। आज मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुम्हारे चाचा द्वारा उठाया गया कदम तुम्हारे आगे परेशानी बनकर खड़ा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी पसंद नहीं दिला पाऊंगा। मैं संभल चुकी थी और अब मुझे चाचा के द्वारा जलाई मसाल को लेकर आगे बढ़ना था। मैंने अगले दिन सर को फ़ोन किया और अपने इरादों को बताया। सर ने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं अपने इरादों में मजबूत हूँ। अब यह शादी सिर्फ परिवार को पाने के लिए नहीं, बल्कि युवाओं में जातिगत भावनाओं से ऊपर उठने के लिए एक अलग अकल जगाना है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और इस जंग में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को 1 वर्ष हो गया। उसके बाद ना तो उनका कोई फ़ोन आया है और ना ही कोई समाचार। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करने का प्रयास किया, पर नंबर मिला ही नहीं। शायद सब यही ख़त्म हो गया। मुझे अब ऐसा लगने लगा, लड़का व लड़की भावनाओं में बहकर शादी के बड़े बड़े वादे तो कर लेते हैं, पर रूढ़िवादी परंपराओं की दीवार तोड़ने का साहसी कदम नहीं उठा पाते। फरवरी का महीना, कोहरा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कॉलेज जा रही थी। आज वैलेंटाइन डे था। कॉलेज में सभी के हाथ में गुलाब, ग्रीटिंग और खुशियाँ देखते ही बनती थीं। मैं धुंध की मोटी चादर में सिमटती जा रही थी। छुट्टी हो गई। लो, यह दिन भी ख़त्म हुआ। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ से स्वयं से बाहर आई। पर्स से मोबाइल निकाला। अनफीडेड नंबर देखकर बेमन से हेलो कहा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाहर निकलो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऊपर से चिर प्रतीक्षित आवाज़ सुनकर चेहरा खिल गया। चाल तेज हो गई। बाहर आई। सर खड़े थे। उन्हें देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनसे लिपटकर रोना चाहती थी। हमेशा इतना इंतज़ार और सरप्राइज क्यों देते हैं आप, कहना चाहती थी, पर छुट्टी हो गई थी। बच्चे बाहर जा रहे थे। ना कुछ कह सकी ना कर सकी, बस उनके साथ आगे बढ़ने लगी। इतने दिनों बाद नंबर क्या बदल लिया? कहाँ थे? कहाँ से आ रहे हो? क्या सब शादी के लिए राज़ी हो गए? मैंने पूछा। इतने सवाल एक साथ पूछोगी तो कैसे बता पाऊँगा, उन्होंने कहा। मेरे बहुत समझाने पर भी वे शादी के लिए राज़ी हो गए हैं। मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र भी कैंसिल करवा दिया है। पापा संडे को रोके के लिए आ रहे हैं। नंदिनी ने अपने साथ प्रैक्टिस करके डॉक्टर को पसंद किया है। जब वे लोग नंदिनी का हाथ मांगने आए, अंतर्जातीय होने के बाद भी माँ बाबा मना नहीं कर सकी और उन्होंने मुझसे कहा कि फिर तुमने क्या गलती की है,
सो वे शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और हाँ, हम अपना रिसेप्शन बरेली में करेंगे ताकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा फिर से अपना खोया हुआ घर देख सकें। चलो जल्दी करो, बस चल देगी। मैंने बस में बैठे हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शादी की तारीख निकलवाने, वो हंसते हुए बोले। मैंने बस में बैठकर बाहर देखा, धूप निकल आई थी, कोहरा छट गया था। सड़कों पर लड़के लड़कियां हाथों में वैलेंटाइन डे के गुलाब की मुस्कान साफ नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और दोस्तों अगर आप इससे नई नई कहानी सुनना या देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।